हेलो एवरीवन, मैं रोशन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, जहां पे कि हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। dx से dt में कैसे हमारा इक्वेशन चेंज हो रहा है, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 to 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है एक्सरसाइज 7.2 के। आप उसको एक बार जरूर जाके देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया है कि कैसे फंक्शन और उसका डिफ्रेंसिएशन दोनों एक साथ दिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा मैं करूँगा, कभी कभी हम वेरिएबल को इस तरीके से भी चेंज करते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान बने, है ना। क्वेश्चन थोड़ा आसान बने कि जैसे कि स्क्वायर रूट के क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से एक बार देख लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 किताब सबके सामने होना चाहिए। 1 by 1 सारे क्वेश्चन को करेंगे ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 11 है x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक। वैसे अभी देखने में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे, लेकिन अगर हम इसे t में कन्वर्ट कर लें, t में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस अपनाएंगे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ना उसको हम t मानेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने किया था। 1 to 10 के क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू रूट में है उसको मैंने कंसिडर किया है। तो जरा देख लेते हैं ना, जस्ट कंसीडर करते हैं। मानने की बात है, मैथ में सब कुछ मान के चलते हैं, रिजल्ट क्या आएगा बाद में सोचेंगे। तो लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हमने मान लिया, t मान लिया, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको t मान लिया। मानने के पीछे हमारा स्वार्थ ये था कि देखो यार यहाँ पे रूट में सिंपल सा है, ये जो बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है एक छोटे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल रूट t हो जाएगा। और ऊपर में जो आप यक्स लिख रहे हो, अगर चूंकि मैं यक्स से t में जा रहा हूं तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो x को आप क्या लिख सकते हो, ये 4 को हटाओ यहाँ से, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू t माइनस 4। तो x की वैल्यू t के फॉर्मेट में क्या हो गया, t माइनस 4 हो गया। आप इसे यहाँ पे रख दो, t माइनस 4 रख दो, ठीक है। तो आपने x को रिप्लेस कर दिया, आपने x प्लस 4 को रिप्लेस कर दिया, अब dx बचा, ठीक है। तो dx निकालने के लिए हमने जो माना है कि x प्लस 4 इज इक्वल टू t होगा, इसे थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें, t को अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करूं, मान लो कि मैं dt बाई dx निकालना चाहता हूं, तो यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन आप ही बताओ क्या आएगा, 1 आएगा। और 4 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिला कि dt इज इक्वल टू क्या, dt इज इक्वल टू हमको dx मिल गया। तो हम dx को dt ही लिख देते हैं, क्लियर। अब देखिए वो इक्वेशन दिख रहा है और एक ये इक्वेशन दिख रहा है, दोनों में ना थोड़ा सा आपको कंफर्टेबिलिटी में बोलूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, मैं क्या करता हूँ कि रूट t से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों टर्म में ही डिवाइड कर देता हूँ सेपरेटली। तो मान लीजिए कि मैं एक बार t को रूट t से डिवाइड कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर लिया, और एक बार मैं 4 को रूट t से डिवाइड कर देता हूँ और इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे थोड़ा आसान हो गया इंटीग्रेशन, क्योंकि ये रूट t है, ये रूट t है, तो इसको रूट t टाइम में t को कट कर देगा। और यहाँ पे कांस्टेंट है, इसे जरा और सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करें तो इसे रूट t dt माइनस 4 और इंटीग्रेशन 1 बाई रूट t को मैं t टू द पावर माइनस 1 बाई 2 लिख लूँ क्या, है ना। क्यों लिख लूँ, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा है ऐसा, जो भी छोटी छोटी बातें होंगी इस बॉक्स में लिखने की कोशिश करेंगे कि 1 बाई एक्स अगर कोई चीज़ होता है तो उसे हम x टू द पावर माइनस 1 लिख लेते हैं, है ना। कुछ छोटी बात ये भी है कि अगर कोई स्क्वायर रूट x हो तो उसे मैं x टू द पावर 1 बाई 2 लिख लेता हूँ। क्यूब रूट रहता तो 1 बाई 3 लिख लेता। यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो ऐसे जनरल कंसिडर किया जाता है कि स्क्वायर रूट x है, इसे आप x टू द पावर 1 बाई 2 लिख लो। ऐसे 12 क्लास के बच्चों को ये सब बताना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ ना। तो यहाँ पे आप इसे लिख लो, इसे आप लिख लो स्क्वायर रूट t को आप लिख लो t टू द पावर 1 बाई 2 dt माइनस 4 t टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dt। अब आप खुद बताओ कि यहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ था और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे फॉर्मेट में हम लोग पहुँच गए हैं, बहुत आसान सा इंटीग्रेशन होने वाला है। तो मैं जरा करके देखता हूँ ना क्या आने वाला है।
तो t टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है कि जब आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने जा रहे हो, अगर उसका पावर n है तो उसमें एक पावर जुड़ जाता है x टू द पावर n+1 और उसी से फिर उसका क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, प्लस c हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे t टू द पावर 1/2 है, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करिएगा तो t टू द पावर 1/2 + 1 हो जाएगा और इसी से इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे -4 कांस्टेंट है और t टू द पावर -1/2 है, तो -1/2 + 1 और बटे में मैं क्या कर देता हूँ, -1/2 + 1 कर देता हूँ। क्लियर? अच्छा, और लास्ट में मैं c लिखना बिल्कुल नहीं भूलूंगा, थोड़ा सा स्पेस में भी हमको ज़्यादा लगे इसलिए हम थोड़ा लाइनिंग लेके चल रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसको आप लिख सकते हो t टू द पावर 3/2 t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 -4 t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस क्या, c। ठीक है? अब जरा देखिए क्या होने वाला है, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 t टू द पावर 3/2 माइनस ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा 8 t टू द पावर 1/2 प्लस क्या, c। है ना? आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली आपने बना लिया है। अब आप t को x के रूप में लिख करके आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपका जो NCERT है ना वो थोड़ा सा और काम आपसे कराना चाहेगा कि कॉमन लेने की बात करेगा, कॉमन लेने की बात करेगा। आप x भी यहाँ पे अब लिख दोगे ना कि x की वैल्यू हमारी x+4 है, यहाँ लिख दोगे कि x टू द पावर 3/2 x+4 टू द पावर 1/2, कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन बस आंसर मैच नहीं करेगा। आपका जो सॉल्यूशन में गिवन है NCERT का जो आंसर दिया गया है वहाँ मैच नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा ना कि ये समझना होगा कि कॉमन कैसे लेना है, कॉमन कैसे लेना है। तो मैं बताता हूँ कॉमन कैसे लेना है। हमारा बॉक्स थोड़ा छोटा पड़ गया। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, क्लास 9 की बात है ना, क्लास 9 की बात है। क्लास 12 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m+n। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 3, यहाँ पे मुझे 1/2 नज़र आ रहा है, क्योंकि 1/2 + 1 को जोड़ करके ही मैंने 3/2 लिखा है। तो यहाँ पे मैं t इंटू टी टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ। t टू द पावर 3/2 को अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये t टू द पावर 3/2 कैसे आया है, t टू द पावर 1 था और t टू द पावर 1/2 था, बेस सेम था, पावर अलग था, दोनों जुड़े थे, तब जाके t टू द पावर 3/2 बना था। ये वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ भी क्या है, t टू द पावर 1/2 है। क्लियर? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप t टू द पावर 1/2 को कॉमन बनाओ, आप t टू द पावर 1/2 को क्या बनाओ, कॉमन बनाओ। लो, मैंने t टू द पावर 1/2 को कॉमन बना लिया। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, मैंने t टू द पावर 1/2 को क्या बना लिया, कॉमन बना लिया। अब जब मैं t टू द पावर 1/2 को कॉमन बना लूँगा तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और क्या ध्यान देना है आपको कि आपका यहाँ पे बच गया 2/3 और आप यहाँ पे लिख दो 2/3 लिख दो, 2/3 t माइनस क्या, यहाँ पे तो बाहर चला गया 8 बचा है ना, प्लस क्या, c। आपका जो आंसर दिया है ना, मैं बोल रहा हूँ कि आपका आंसर यहीं पे आ चुका था, लेकिन मैं NCERT का जो आपका आंसर दिया वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 टू द पावर 2/3 है, यहाँ पे 2/3 है, 2/3 को भी आपके आंसर में बाहर लिया है, तो 2/3 को भी मैं बाहर लेना चाहूँगा, 2/3 को भी मैं बाहर लेना चाहूँगा। मैं इसीलिए प्रयत्न कर रहा हूँ क्योंकि आंसर हमें पता है ना, कुछ चीज़ें पता है हमें। अब आप कहोगे सर जी आपको पता है तो आप कर रहे हैं, हमको नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे? तो सही बात है, यही कहलाता है ना कि थोड़ा सा जो आंसर फ्रेमिंग होता है ना उसे भी कभी कभी मैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2/3 मुझे दिख रहा है ना, तो NCERT वालों ने क्या किया कि 2/3 को भी बाहर लिया है। तो 2/3 बाहर लेने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो 8, यहाँ भी मुझे लाना पड़ेगा 2/3, यहाँ भी मुझे 2/3 लाना पड़ेगा। और 2/3 लाने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2/3 लिख देता हूँ, अपने से लिख देता हूँ। मैथ का सिंपल सा रूल है कि जब कोई चीज़ न दिख रहा हो फिर भी उसे लाना हो तो उसे ले आओ, जबरदस्ती ले आओ। अब चूंकि अपने से ला रहा हूँ
तो इसे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए 3/2 भी लिखूंगा ताकि कैंसिल हो जाए, ये 2 कैंसिल हो जाए, 3 कैंसिल हो जाए, है ना। अभी देखो 2 4 जा क्या 8 प्लस क्या c, तो मैं ये देख रहा हूं कि 2/3 अब मेरा यहां भी कॉमन है, 2/3 यहां भी कॉमन है, अब मैं 2/3 को बाहर ले सकता हूं सॉरी। तो यहां पे आ गया t माइनस 2/3 बाहर चला गया, यहां से भी 2/3 बाहर चला गया, और ये 4 3 जा हो चुका है 12 प्लस क्या c। तो फाइनली जो आप आंसर लिखोगे, जब आप आंसर लिखोगे तो चूंकि आपका इक्वेशन ओरिजिनल वाला यक्स के रूप में है, तो आपका आंसर भी यक्स के रूप में ही आएगा, है ना। तो आपने t को कंसीडर क्या किया था, आपने t को कंसीडर किया है x प्लस 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/3, है ना, x प्लस 4, t को मैं लिख रहा हूँ x प्लस 4, 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब क्या है स्क्वायर रूट। अच्छा, t आपने क्या माना है x प्लस 4 माइनस क्या 12 प्लस क्या c, है ना। थोड़ा एक प्रोसेस और ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में, 2/3 स्क्वायर रूट x प्लस 4, ये 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा -8 प्लस क्या c, ये आपका फाइनल आंसर गिवन है ना। तो हमारा देखो काम यहीं पे हो गया था, अगर आप यहाँ भी लिख दोगे t का वैल्यू x प्लस 4, यहाँ पे भी अगर आप लिखो डायरेक्ट पुट कर दो, तो मुझे नहीं लगता है कि आंसर कट करना चाहिए। फिर भी अगर आंसर एनसीईआरटी का मैच करने का सोचे तो हमको इतना स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इतना स्टेप जो आप देख रहे हो इसे थोड़ा सा और हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से करोगे। ओके, मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया है 1 अपॉन x log x टू द पावर m, है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। फिर दिया हुआ है कि ये x जो है कि ग्रेटर देन 0 है और m कभी भी 1 नहीं हो सकता, ऐसा कुछ दिया हुआ है, m इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। ये सब गिवन कंडीशन। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। हमें तो यार इस क्वेश्चन को देख करके ही ऐसा लग रहा है कि आप बना दोगे, है ना। कुछ नहीं करना है, अगर आप देखो तो फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन आपको दोनों साथ में दिख रहा होगा। ये log x है, ये log x है, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, नीचे फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों साथ में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो जब फंक्शन डिफरेंशिएशन दोनों साथ में दिख रहे हो, तो मैंने बताया ना कि फंक्शन को आपको क्या मान लेना चाहिए, t मान लेना चाहिए। फंक्शन को आपको क्या मान लेना चाहिए, dt। इससे फायदा क्या होगा कि 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना। तो आपको इंटीग्रेट क्या करना था, आपको इंटीग्रेट करना है इसे, है ना, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से 1/x dx का वैल्यू क्या हो गया, dt हो गया। 1/x dx का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, dt हो गया, और नीचे आपने log x, ये जो पूरा टर्म है इसको t मान लिया है, और यहाँ पे हो गया t टू द पावर क्या m, है ना। अब मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में चूंकि t टू द पावर m है, तो जब इसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो न्यूमरेटर में जब ले जाएंगे तो t टू द पावर -m हो जाएगा, है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, dt कर रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -m dt। बहुत सिंपल सा चीज़ ये है कि इंटीग्रेशन करता है कि देखो भैया जो भी पावर है इसमें आप एक बढ़ाओ, पावर में एक बढ़ाओ, उसी से क्या करो, हमें डिवाइड भी करो, और लास्ट में c लिखना बिल्कुल मत भूलो, है ना। तो फाइनल मैंने बोला है कि जब भी आप आंसर लिखो तो आपका आंसर x के रूप में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन x के फॉर्मेट में दिया गया है। तो t तो हमने अपने से कंसिडर किया था, t हमने क्या लिखा था, t को हमने लिखा था log x, t को हमने क्या लिखा था, log x, है ना। log x टू द पावर -m प्लस क्या 1 अपॉन क्या -m प्लस क्या 1 फिर क्या प्लस c। तो ऐसे आप जब लिख लोगे, है ना, ऐसे जब आप लिख लोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपका वैल्यू आ गया, ये आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 तो यही था, सॉरी 14 यही था, 15 की ओर चलते हैं। मैं एक एक पीछे क्यों बोल रहा हूँ, 15 की ओर चलते हैं। x अपॉन
9 माइनस 4x²। अब देखो बाबू इसे इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसान हो, बहुत आसान। ये बच्चा ये बताओ कि 4x² है ना, नीचे स्क्वायर टर्म है, ऊपर में आपको x दिख रहा है, तो नीचे वाले टर्म को हम जरूर t मानेंगे, क्योंकि t मानने से इसके डिफ्रेंशिएट करने से इसका एक पावर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x² में है तो x में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, जो भी कांस्टेंट होगा देखेंगे आगे। तो हम क्या कहेंगे, ये जो आपका डिनोमिनेटर है 9 माइनस 4x², इसे आप t मानिए। जब आप इसे t मानिएगा तो 9 एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है ना। यहाँ पे देखिए 4 कांस्टेंट है और x² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। आप dt को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली -8x dx इज इक्वल टू क्या, dt आ जाएगा। तो यहाँ से आपको x dx की जरूरत है। न्यूमरेटर में कौन दिख रहा है, x dx दिख रहा है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x dx इज इक्वल टू क्या, dt अपॉन -8, dt अपॉन -8। अब आप रिप्लेस करने की कोशिश करिए, तो इंटीग्रेशन आपने x dx को लिख दिया dt अपॉन -8, -1/8 को मैं ले लेता हूँ बाहर। जब आप -8 को बाहर ले लोगे तो आपका डिनोमिनेटर जो था उसको हमने क्या मान लिया था, t मान लिया था। तो 1/t का इंटीग्रेशन पूरी दुनिया जानती है हो, आप नहीं जानते हो तो आप भी जान जाओ, शामिल हो जाओ दुनिया में। क्या होता है, log t होता है ना। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, और लास्ट में c जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा, क्या होगा, फाइनली जो इसका आंसर होगा वो x के रूप में हम लिखेंगे। हमने क्या माना है, हमने माना है कि देखो भैया t जो है वो 9 माइनस 4x² है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/8 log। ये log में जो भी वैल्यू होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम उस वैल्यू को मॉडुलस के साइड में दर्शाते हैं। तो यहाँ पे 9 माइनस 4x² मॉडुलस में आप लिखिएगा और प्लस क्या, c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं, 15 नंबर चलते हैं। अच्छा मैंने फिर से क्या लिख दिया, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 15 ही था। मैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं एक एक नंबर पीछे लिख दे रहा हूँ ना यार, तो थोड़ा आप लोग एक्यूरेट कर लीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, 16 की ओर चलते हैं, देखते हैं कि 16 नंबर क्या है। 16 नंबर आप लोग पढ़िए, अपने बुक से एक बार पढ़िए 16 नंबर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए और उसे सोल्व करिए, तब जाके आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। नहीं आएगा तो आप देखिएगा कि अच्छा कैसे बना हुआ है, ज़रा देख लेते हैं गुरुजी को कैसे बनाए हैं, तो मैं बताता हूँ ये आप कैसे करिएगा। ये बताइए कि ये e टू द पावर x है ना, हो e टू द पावर क्या है, x है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, पूरी दुनिया जानती है। आप नहीं जानते हो तो जान लो, है ना। लेकिन कहोगे आपके सर ये तो हमें बहुत खतरनाक टाइप का फंक्शन दिख रहा है। मैं कहूँगा बाबू जहाँ खतरनाक दिखे वहाँ पे आप मान लो t। आप क्यों डरते हो, उसको t मानो। इसका बेनिफिट क्या होगा आपको अब समझ में आएगा। जब आप इसे t मान लोगे, e टू द पावर में 2x + 3 जो है, जब आप इसे t मान लोगे और इसे जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, है ना। तो 2 dx इज इक्वल टू क्या, dt। आपको सिर्फ dx रिप्लेस करना है, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाई कितना, 2, dt बाई कितना, 2। तो मैं थोड़ा सा काम आगे बढ़ा लेता हूँ, dx को मैं लिख लूँगा dt बाई 2, dx को मैं कितना लिख लूँगा, dt बाई 2, और ये हो जाएगा e टू द पावर t। अब बताओ कितना आसान इंटीग्रेशन हो, बहुत आसान। 1/2 कांस्टेंट है, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होगा, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, प्लस c। और जब हम आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर x के रूप में होगा, है ना, x के फॉर्मेट में होगा। तो आंसर होगा हमारा 1/2, है ना, e टू द पावर 2x + 3 प्लस क्या, c। ये हमारा आंसर है, बहुत छोटा सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक बार देखिएगा। 17 नंबर सभी लोग, 17 नंबर लिखा हुआ है x अपॉन e टू द पावर x², x अपॉन e टू द पावर x²। इसे हमें इंटीग्रेट करना है, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम ये कहेंगे, देखो बाबू फिर से वही चीज़ आ गया। ये देखो x² है ना, फंक्शन है, x² फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है।
और देखो स्क्वायर फंक्शन को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसका एक पावर कम हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन का रूल है वो पावर को कम कर देता है। तो यहाँ पे यक्स आएगा कि नहीं आएगा, जब 2 में से 1 घटा देंगे तो यक्स आएगा। आए तो हम क्या कहेंगे कि आप यक्स स्क्वायर को क्या मान लो, टी मान लो। फायदा क्या होगा आपको कि जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x dx की वैल्यू dt हो जाएगी है, और न्यूमरेटर में क्या आपको दिख रहा है, x dx दिख रहा है। तो 2 की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप कहो कि 2 तुम हटो मेरे पास से, जाओ भागो, तो dt/2 हो जाएगा। क्लियर, dt/2 हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे dt लिख दीजिएगा, 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिएगा, और ये हो जाएगा e⁻ क्या, t। आपने x स्क्वायर को क्या माना है, t माना है। तो फाइनली जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, और ये देखिए इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ये देखिए डिनोमिनेटर में है, जब आप इसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो e⁻t हो जाएगा, और e⁻t का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या आएगा, e⁻t का यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 e⁻t। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, लेकिन यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। तो जो भी x रहे या t रहे उसका जो भी कोफिशिएंट होता है आप उसे डिवाइड जरूर करिए। अगर यहाँ पे 2 रहता ना, -2 रहता ना, तो मैं यहाँ पे -2 लिखता, ठीक है, रूल का पार्ट मानिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +c। तो फाइनल जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर x के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर देखिए -1/2 e⁻, यहाँ पे आपने t माना है x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया -x² प्लस क्या, c। और थोड़ा और अच्छा लगे इसे माइनस से आप पॉजिटिव लिख दीजिए, e⁻x² डिफ्रेंशिएशन ऐसे नीचे लिख दीजिएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस क्या, c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे माइनस का साइन छूट गया है, इसको लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, नंबर चेंज कर दिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 तक के क्वेश्चन लेंगे बारी बारी से। बहुत सुपर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा खतरनाक लगता है, बस आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन बाबू आता है ना, तो इंटीग्रेशन मतलब कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए बाबू। क्यों डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, इस क्वेश्चन को देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लिखा हुआ है e⁻tan−1x अपॉन में क्या 1 + x²। इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे डायरेक्टली, अगर किसी को डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है उसे अगर ये क्वेश्चन दे दोगे ना, हाथ पाँव फूल जाएगा उसका, कहेगा अरे बाप रे बाप क्या गुरुजी करा रहे हैं आप। कुछ नहीं है बाबू, tan−1x को t मानो, tan−1x को t मानो। क्यों t मानो, क्योंकि tan−1x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, tan−1x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 + x² होता है, 1 + x²। तो आप खुद बताओ बाबू कि tan−1x का डिफ्रेंशिएशन जब 1 + x² हो गया तो 1/1 + x² dx बराबर क्या आ गया, यहाँ पे dt आ गया। और ये बाबू आपको दिख रहा होगा कि यहाँ dx बटे में 1 + x² पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। dx अपॉन 1 + x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और यहाँ पे आपने tan−1x को t माना है, यहाँ पे आप इसे बहुत आसानी से e⁻t लिख लीजिएगा। और e⁻t का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, e⁻t ही होता है, और e⁻t प्लस क्या, c। बहुत आसान है ना। अच्छा, जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, और आपका आंसर आएगा e⁻t को आपने क्या माना है, tan−1x प्लस c। हा, कितना आसान हो, मक्खन की तरह बन रहा है ना। 3 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन पहली बार अगर बनाओगे ना तो थोड़ा सा अटपटांग लगता है कि अरे क्या बना रहे हैं, कैसा क्वेश्चन है। लेकिन जो एक बार बना लिया उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। वो समझ गया कि इसका मैकेनिज्म क्या चल रहा है ना, वो समझ गया कि इसका मैकेनिज्म क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखो तो आप कहोगे कि सर जी कैसे बनेगा, हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e⁻x।
हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर x से क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप e टू द पावर 2x माइनस 1 को e टू द पावर x से डिवाइड कर दीजिएगा न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी जब आप डिवाइड कर दीजिएगा e टू द पावर x से, तो देखिए क्या आने वाला है। जरा सा सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। सेपरेटली डिवाइड करेंगे, e टू द पावर 2x अपॉन क्या हो गया, e टू द पावर x हो गया, यहाँ पे e टू द पावर x हो गया, यहाँ पे e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, ऐसे कुछ हो गया है ना। फिलहाल सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए क्या आएगा, जरा देखिए क्या आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x होगा। कैसे पता हमको, भैया 9 क्लास में हमें पढ़ाया गया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x। ये देखो बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, अलग है, पावर का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, e टू द पावर x आ जाएगा। तो e टू द पावर x हमने इसको लिख लिया, 1 अपॉन e टू द पावर x, 1 अपॉन e टू द पावर x को क्या लिख लें, e टू द पावर माइनस x लिख लीजिए। यहाँ डिनोमिनेटर में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx, है ना। अब आपको आसान लगेगा, अब आपको आसान लगेगा। क्यों आसान लगेगा, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें तो ये e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x लिखा गया है, और अगर आप इसे t मानते हैं तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा, मैं बताता हूं क्या देखने को मिलेगा। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को जब आप t मान लेते हैं, है ना, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बाबू e टू द पावर x नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x इंटू क्या, माइनस 1, e टू द पावर का जो भी होता है ज्यों का त्यों हो जाता है, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 आएगा। अच्छा, इंटू dx बराबर क्या, dt। थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा तो आएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx बराबर क्या, dt। ए बाबू अब बताओ कि डिनोमिनेटर को आप t मान लिए तो ये ऊपर वाला फंक्शन दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ सर ये तो दिख रहा है, ये तो dt दिख रहा है सर, ये क्या दिख रहा है, dt दिख रहा है। अच्छा, ये डिनोमिनेटर क्या हमने माना था, t माना था, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होगा, log t होगा, प्लस क्या, c। बहुत आसान है ना। लेकिन इससे पहले हमको सिंप्लीफिकेशन करना होगा और एक बार इस दौर से गुजरना होगा। एक बार जब आप इस क्वेश्चन को अपने हाथ से लगा लोगे ना तो दोबारा कभी नहीं फंसोगे। आपको पता होना चाहिए, ऐसे जब भी फॉर्मेट आपको नज़र में आएंगे आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इसमें e टू द पावर x को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये डिवीजन क्यों करना है, आसान बनाने के लिए करना है, आसान बनाने के लिए करना है ना, है ना। ऐसे कई सारे फॉर्मेट है जो कि आगे हम आपको सिखाएंगे कि कहाँ पे कौन सा ट्रिक आपको आजमाना है, ठीक है। अच्छा, आपको फाइनल आंसर किस रूप में लिखना है, x के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा log t का वैल्यू आपने क्या लिया है, t आपने क्या माना है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को माना है, तो जो कहते हो लिख दीजिएगा, है ना, प्लस क्या, c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, 20वां नंबर, और इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखोगे ना तो लगेगा कि इसको तो हमने अभी अभी सोल्व किया है, बस थोड़ा सा अंतर आ रहा है। थोड़ा सा अंतर क्या आ रहा है अभी आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 जब आप देखेंगे तो लगेगा कि अच्छी ये तो गुरुजी e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x लिखा हुआ है। सर जी अभी अभी 19 नंबर में ऐसा कुछ देखा है हमने? देखा है नहीं, बिल्कुल अभी अभी सब सामने से गुजरा है। क्या वहाँ पे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x था, सिंप्लीफाई करने पे आया था, और यहाँ पे बस 2 लग गया है। तो बच्चा चुको मत, अब मत चुको चौहान, लगाओ इस क्वेश्चन को, देखो क्या आता है। तो तुरंत इसको मानो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x बराबर क्या, t मानो, और t मान करके जरा डिफ्रेंसिएशन करो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो e टू द पावर 2x का क्या होगा, e टू द पावर 2x ही होगा। e टू द पावर fx का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर fx ही होगा, लेकिन आगे fx को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, 2x को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा।
2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। उसी तरह से e⁻²x का e⁻−2x होगा, लेकिन -2x का डिफ्रेंशिएशन -2 आएगा इंटू क्या dx बराबर क्या dt। अच्छा, अब गुरुजी समझ में आया। क्या समझ में आया? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को ले लीजिए बाहर। जब आप 2 को बाहर ले लीजिएगा तो यहाँ पे e⁻²x ये प्लस माइनस माइनस हो गया, e⁻−2x dx बराबर क्या dt। ये तो सर न्यूमरेटर में एग्जैक्टली यही वैल्यू दिख रही है, तो दिख नहीं रही है बाबू, तुरंत इसको dt लिख दो। बाहर में 2 कांस्टेंट है ना, ये 2 क्या है कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट है तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं कि e⁻²x माइनस e⁻−2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है इधर, है ना, हमको ऊपर में इतना ही का काम है, तो ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब जब 2 डिवाइड हो जाएगा तो हम इसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन dt/2, है ना, 1/2 बाहर ले लेते हैं। फंक्शन को हमने t माना हुआ है डिनोमिनेटर को, तो 1/2 log t हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, प्लस क्या c, लेकिन आंसर को हमें x के रूप में लिखना है, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलेंगे और यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे किससे e⁻²2x प्लस e⁻−2x प्लस क्या c। यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगाते हैं लॉग में जब कोई वैल्यू आती है, क्योंकि लॉग का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं लेते हैं, है ना, तो मॉडुलस एक नॉन निगेटिव टर्म है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। हमने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं एक्सरसाइज 7.2 के। पार्ट 2 में हमने 11 से 20 नंबर सोल्व किया और अभी हमें अगले में 21 से 30 और फिर 31 से 39 तक जाएंगे, है ना। 4 पार्ट में इसको मैं क्लोज करूँगा, है ना, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो और भी लोगों को बताइए, है ना। ओके बाय।